आदरणीय विद्वज्जनों, शिक्षकों, शोधार्थियों, छात्र छात्राओं एवं रसिक जनों को मैं राजश्री नाथ, शोधार्थी गायन विभाग, प्रणाम तथा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। परंपरानुसार कार्यक्रम का आरंभ मंगलाचरण के द्वारा किया जाता है। अतः मैं आदरणीय डॉक्टर रामशंकर सर से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप मंगलाचरण के साथ इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर रामशंकर सर। सभी को नमन करते हुए एक और मंगला आगे देना। से आगे बढ़ा। मंगलाचरण के पश्चात मैं आभार सर। मंगलाचरण के पश्चात मैं कार्यक्रम के संयोजिका, गायन विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर संगीता पंडित मैम से प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित सर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए अनुरोध करती हूँ। संकाय प्रमुख भी जुड़े हैं राजश्री। आदरणीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार सर एवं हमारे इस आयोजन के संरक्षक सर, मैं आपको भी अनुरोध करती हूँ कि आप भी पुष्पांजलि अर्पित करें प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित सर के चित्र पर। आगे बढ़ेंगे। आज इस व्याख्यानमाला की द्वितीय कड़ी, जिसका विषय है रागों की धीरे करिए। अंतरंगता, हम हमारी अतिथि वक्ता है डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा मैम, जो हमारे मध्य उपस्थित है। मैम, जो मैं आपको सादर प्रणाम एवं आपका अभिनंदन करती हूँ एवं आपको हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही
मैं प्रणाम करती हूँ इस व्याख्यान माला के संरक्षक आदरणीय संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार सर, हमारे इस आयोजन की संयोजिका गायन विभाग अध्यक्षा प्रोफेसर संगीता पंडित मैम, मैं आपको प्रणाम एवं आपका स्वागत करती हूँ। साथ ही आज के हमारे इस व्याख्यान की आयोजन सचिव प्रोफेसर रेवती साकलकर मैम, मैं आपको प्रणाम तथा पुनः स्वागत करती हूँ। साथ ही आपसे विनम्र आग्रह करती हूँ कि आप हमारे आज की अतिथि वक्ता एवं मंच से जुड़े सभी गुणीजनों का स्वागत करें। प्रोफेसर रेवती साकलकर मैम। बहुत बहुत धन्यवाद राजश्री और आशीर्वाद। गायन विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी की स्मृति में आयोजित इस आभासीय सोदाहरण व्याख्यान माला में आप सभी आदरणीय गुणीजनों, सुधीजनों सहित सभी विभागाध्यक्षों, शिक्षकों, शोधार्थियों एवं छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन मैं संकाय परिवार की ओर से करती हूँ। आज की इस व्याख्यान माला को सुशोभित कर रही हैं वसंत कन्या महाविद्यालय की डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा जी। नहीं, हाँ, आपका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ मैडम। मैं हमारे पूर्व आचार्य परमादरणीय प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित जी की स्मृति को प्रणाम करती हूँ। उनकी स्मृति में आज इस व्याख्यान माला का आयोजन हो रहा है। हमारे मध्य पूज्य गुरुवर प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी, जो कि पूर्व वाइस चांसलर रहे हैं राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के, मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ सर। मैं बहुत स्वागत करती हूँ हमारे मध्य उपस्थित हमारी गुरुवर्या प्रोफेसर अर्चना दीक्षित जी का। आपने इतना अपना बहुमूल्य समय निकालकर आप इस आयोजन से हमारे जुड़ी हैं, इसकी और आप लोग गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ आपका। मैं हमारे संकाय प्रमुख महोदय प्रोफेसर के शशि कुमार जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि आप इस आयोजन के साफल्य के लिए शुभकामना संदेश दें। प्रोफेसर के शशि कुमार जी से ये मेरा सादर अनुरोध है। अनम्यूट करिए शशि जी। नमस्कार। आज अत्यंत हर्ष का दिन है। हमारा ही बहन, बड़ी बहन स्वरवंदना जी है आज का वक्त, और हम लोगों का परंपरा से जुड़े हुए हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इन लोग मैडम ने एक्सेप्ट किया हम लोग जो लेक्चर, और आज हम लोग इसी में बहुत लोग जुड़े हुए हैं। चित्तरंजन जोशी सर और लैलिना भट्ट मैडम, मुकेश गर्ग जी, बहुत लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि बहुत लोगों का लिस्ट है इसमें। सभी को मेरा प्रणाम। और
इस कार्यक्रम का योजना करने वाला, चिंतन करने वाला जो मैडम है संगीता पंडित मैडम हेड, और इस तरह का आयोजन से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम लोग एक तरह से सब्जेक्ट रिफ्रेश इसी के माध्यम से हो रहा है, ये एक बड़ी बात है। और सब लोग एक दूसरे से एक परिवार, वसुदेव कुटुंबकम जो हम लोग बोल रहे हैं, एक परिवार जैसे सब लोग जुड़े हुए हैं, ये बड़ी बात है। हम ढेर सारे शुभकामनाएं अपने जितने भी स्टूडेंट्स इसमें ज्वाइन किए उनको भी दे रहे हैं, और अपने ही कोलीग्स को भी दे रहे हैं, अपने कंपनीज और नॉन टीचिंग सब जो भी लोग जोड़े हैं वो मेरा थैंक यू। बहुत बहुत आभार सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके पश्चात मैं हमारी विभागाध्यक्षा महोदया प्रोफेसर संगीता पंडित जी से अनुरोध करती हूँ कि आप इस आयोजन की सफलता के निमित्त 2 शब्द कहें। प्रोफेसर संगीता पंडित। इस मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय गुरुजनों को मैं अपना प्रणाम। फिर हमारा बहुत सौभाग्य है कि हमारे मध्य प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी गुरु जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर अर्चना दीक्षित पारंगोड़ी हैं, प्रोफेसर मुकेश गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही अन्य सभी विश्वविद्यालयों के सम्मानित शिक्षक हमारे साथ जुड़े हैं। और हम लोगों की ये कोशिश है इस तरह की व्याख्यान माला से हमारे विद्यार्थी को लाभान्वित करें। इसी दृष्टि से ये व्याख्यान माला आयोजित की गई है, और मैं इस व्याख्यान माला आगे भी सफलतापूर्वक चले इसके लिए मैं आप सबसे आशीर्वाद मांगती हूँ, सहयोग मांगती हूँ, और सभी इस आयोजन से जुड़े सभी को मैं अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। बहुत बहुत आभार मैडम। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है कि हमारे मध्य आज विराजमान हैं राजा मानसिंह तोमर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी, और मैं संकाय परिवार की ओर से आपका बहुत स्वागत करती हूं और आपसे ये अनुरोध करती हूं कि सर आप 2 शब्द आज अपने आशीर्वचन के हमें दें। प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी। आपका माइक बंद है, आपका माइक बंद है। ज्योतिषी सर का माइक जी, उनका ध्यान नहीं गया होगा कि माइक बंद है। सही बात है, माइक सर हमसे जुड़ पा रहे हैं? गुरुजी आप किसी को बुला लीजिए, वो कर देंगे। माइक अनम्यूट करना होगा। आनंद होगा आस पास, बुला लीजिए। आपका माइक खोलना बाकी है, अभी माइक बंद ही है। किसी को बुला के माइक खुलवा लीजिए। अनम्यूट है अभी माइक बंद ही है आपका। आपका माइक अभी बंद ही है सर। हमारे मध्य डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, डॉक्टर नीलम पॉल जी यहाँ पर विद्यमान हैं, विराजमान हैं। मैं आपका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमारे पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर राजेश शाह जी भी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं सर आपका भी स्वागत करती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। माइक नहीं खुला था। जी सर आ गए जी।
जी अब खुल गया। आवाज आ रही हमारी आवाज नहीं जा रही थी, हमारी तो ना आवाज जाए जी हमारी नहीं जा आपकी सर अब आप जी आ रही है आवाज। अब अब आ रही है, अब आ रही है। सब जाए वहां से जो बैठ के फैकल्टी में कर रहे हैं वो लोग बोलेंगे तब तुम्हारी आवाज जाएगी। नहीं, वो हमारा बंद था। नहीं वहाँ से नहीं, तो आपकी आ रही आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, आप मुझे अब आ आने रही लगी है, अब आ रही है। हाँ, हाँ, अभी अभी एकदम अच्छे से आ रही है। अच्छा अच्छा। मेरे मेरे एक शुभकामनाएं हैं इस आयोजन के लिए, और संकाय प्रमुख शशि कुमार जी, गायन विभाग की अध्यक्षता संगीता पंडित जी, और अन्य सभी लोग, अध्यापकगण, सभी को मैं देख रहा हूं, और मेरी शुभकामना है कि यह आयोजन बहुत अच्छा हो। और स्वरवंदना जी बोलेंगी। बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं आज के कार्यक्रम की, और अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार। आपके मार्गदर्शन में और आपके आशीर्वचनों से हम हमेशा ही प्रेरणा पाते हैं सर। आपको बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। हमारे मध्य आज जुड़ी हुई हैं डॉक्टर जया शाही जी, और जिनको मैं देख पा रही हूँ हमारे संकाय की पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर शारदा वेलनकर जी, और हमारे सभी शिक्षकगण, डॉक्टर राम शंकर जी, डॉक्टर ज्ञानेश चंद्र पांडे जी, डॉक्टर मधुमिता भट्टाचार्य जी, और मेघना जी, श्यामा जी समेत सभी लोग यहाँ पे शिक्षकगण यहाँ जुड़े हुए हैं। मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और यदि कोई त्रुटिवश हनुमान गुप्ता जी, डॉक्टर हनुमान गुप्ता जी जुड़े हुए हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और सभी डॉक्टर इंद्रदेव चौधरी जी, डॉक्टर विलंबिता वाणी सुधा जी, और जिन सबको मैं देख पा रही हूँ, प्रोफेसर लैलिना भट्ट जी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हमारी गुरुवर्या प्रोफेसर अर्चना दीक्षित जी, आपको मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और प्रणाम करती हूँ। और जो भी इस आयोजन से जुड़े सभी आभासीय पटल पर जो यहाँ पे विराजमान हैं, सभी को सादर नमस्कार और प्रणाम करती हूँ। और मैं इसके बाद का संचालन करने हेतु हमारी शोधार्थिनी राजश्री को पुनः मैं कहती हूँ कि आप आए और संचालन का दायित्व निर्वहन करें। राजश्री। आभार मैम। इसके पूर्व कि मैं आज के हमारे अतिथि वक्ता से अपने व्याख्यान के लिए अनुरोध करूं, उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर संक्षिप्त प्रकाश डालने की प्रयत्न करूंगी। मैम, आपकी विद्वत्ता एवं सांस्कृतिक सक्रियता की सीमा अपार है, परंतु मैं अपने सामर्थ्य अनुसार इसे प्रस्तुत करने की चेष्टा कर रही हूँ। मुझसे कोई भी त्रुटि हो, मैं पहले से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हमारे मध्य इस विशिष्ट व्याख्यान के लिए हमारी अतिथि वक्ता डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा जी। मैम, आप श्रीमती वसुंधरा भट्ट जी एवं पंडित बलवंत राय भट्ट भावरंग जी की ज्येष्ठ पुत्री हैं। आपकी प्रारंभिक शिक्षा मालवीय शिशु विहार काशी हिंदू विश्वविद्यालय, तत्पश्चात सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल कमाच्छा, महिला महाविद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय, एमए संस्कृत विभाग कला संकाय, एमयूज गायन विभाग
संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं डी म्यूज गायन विभाग संगीत एवं मंच कला संकाय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है। आप वर्तमान में वसंत कन्या महाविद्यालय कामाख्या वाराणसी में संगीत गायन विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पे कार्यरत है। आपके कार्यानुभाव महाविद्यालय विश्वविद्यालय सहित विभिन्न संस्थाओं के शैक्षणिक, सांस्कृतिक और सांगीतिक आयोजनों में सहभागिता, शास्त्रीय और सुगम संगीत की प्राय 100 रचनाएं, संगीत निर्देशन, भावरंग लहरी भाग 2 एवं 3, संगीतांजलि भाग 1, 2 एवं 3, पुनर्मुद्रित संस्करण तथा भाग 7 के प्रकाशन में सहयोग। आज थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही है साउंड में संपादन और कनेक्टिविटी में भी थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। तथा भावरंग लहरी भाग 1 का तृतीय परिवर्धित संकलन। वसंत कन्या महाविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रायोजित संगीत 2 राष्ट्रीय संगोष्ठियों का संयोजन तथा उनसे प्रकाशनों, संगीत एक असाधारण सृजन कला तथा संगीत संचेतना एवं एनिवेसेंट स्पिरिट प्रोग्रेस वाला युग चेतना थियोसॉफिकल सोसाइटी डॉक्टर काशी हिंदू विश्वविद्यालय तथा महामना मालवीय का संचय का संपादन, कालिदास कृत संस्कृत नाटकों अभिज्ञान शकुंतलम तथा विक्रम का संगीत निर्देशन, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय से संगीत के विविध पक्षों पर शोध पत्र प्रस्तुत। मैम, मैं आपसे विनम्र अनुरोध करती हूँ कि आप व्याख्यान का आरंभ करें। डॉक्टर स्वरवंदना शर्मा मैम। वन्दे बोधमयं नित्यं। मेरी आवाज पहुंच रही है ठीक से? मेरी आवाज आ रही है? दीदी अच्छे से आ रही है, अच्छे से आ रही है। बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर यमाशितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी का आश्रय लेकर मैं सर्वप्रथम शिव रूप में गुरु की वंदना करती हूँ, जिनके आश्रित रहकर वक्र होता हुआ भी चंद्रमा हर जगह सम्मान प्राप्त करता है। वास्तव में हमारी गुरु परंपरा, हमारे पिताजी, उनके गुरु जी संगीत मार्तंड पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी,
और उनके भी गुरुजी संगीतोद्धारक पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी सभी गोस्वामी तुलसीदास के अनन्य भक्त थे और अपनी संगीत यात्रा में उन्होंने गोस्वामी जी की वाणी का, उनके पदों का, विशेषकर रामचरितमानस का कितना उपयोग किया है ये सभी सुधीजन जानते हैं। इसलिए सबसे पहले गोस्वामी जी की वाणी के ही आश्रय से मैंने गुरु वंदना की। गायन विभाग द्वारा संकल्पित प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित स्मृति व्याख्यान माला से जुड़कर आभासीय मंच से अपनी कुछ बात रखने का अवसर देने के लिए संकाय प्रमुख माननीय प्रोफेसर के शशि कुमार जी, संयोजिका और विभागाध्यक्षा स्नेहास्पदा प्रोफेसर संगीता पंडित, आयोजन सचिव स्नेहास्पदा प्रोफेसर रेवती साकलकर के प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही संकाय के सभी पूर्व प्रमुख, जिनमें मैं आज प्रोफेसर शारदा जी को देख पा रही हूँ, प्रोफेसर राजेश जी दिखे हैं, और उन सब से भी बढ़कर के हमारे गुरु जी भी प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी का यहाँ पर उपस्थित होना मेरे लिए बहुत आशीर्वाद स्वरूप है। संकाय के अन्य समस्त अध्यापक वृंद के प्रति अपना यथोचित अभिनंदन अभिवंदन प्रस्तुत करती हूँ। एक बहुत प्यारा शब्द है, ये प्रयोग प्रदीप भाई जरूर करते थे, समस्त संगीत सेवी और समस्त संगीत प्रेमी। इस आभासीय मंच पर विराजमान समस्त संगीत सेवी और समस्त संगीत प्रेमी जनों को यथा योग्य अभिवंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैंने विषय लिया है रागों की अंतरंगता। रागों की अंतरंगता की ओर बढ़ने से पहले थोड़ा सा संकाय की अंतरंगता और रोक नहीं पा रही हूं अपने आप को इन सब की अभिव्यक्ति से। आप सब जानते ही हैं कि इस संकाय की स्थापना 1950 में जब हुई थी, सब दृश्य जरूर सामने आते हैं। रुइया हॉस्टल वाला क्लास हमने नहीं देखा, लेकिन लक्ष्मण दास अतिथि भवन बहुत याद है। उसमें बापूजी का कमरा, ऊपर के बरामदे में जहाँ कार्यक्रम होता था, नीचे के आंगन में जहाँ वार्षिक उत्सव होता था, वो दृश्य बिल्कुल तैर रहा है आंखों में। उसके बाद अभी का जो SVDV है, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय, किसी जमाने में वो संगीत संस्कृत महाविद्यालय कहलाता था, और हम लोगों की फैकल्टी संगीत एवं मंच कला महाविद्यालय, संगीत एवं ललित कला महाविद्यालय, ये उसका नाम था तब। तो उसमें बहुत सारे कार्यक्रम संस्कृत संकाय के हॉल में होते थे। हम लोगों के घर में एक फोटो है जिसमें बापूजी उसके हॉल में गा रहे हैं, और उसकी दीवारों वाले चित्र ये प्रमाण करते हैं कि ये स्टेज कहाँ का है। उसके बाद मालवीय भवन, वो भी एक अलग इतिहास था, जब आज के जैसा हॉल नहीं था मालवीय भवन का। आज जहां पर स्टेज है वो जगह खुली होती थी, वहां से हम लोग प्रवेश करके बैठते थे सभागार में, और सामने लकड़ी की चौकियां लगा करके कार्यक्रम होते थे। संगीत संकाय के कितने ही जयंती कार्यक्रम वहां पर हुए, और 1975 में जब संकाय का रजत जयंती उत्सव मनाया गया था, वो भी उसी लकड़ी की चौकी वाले स्टेजों पर मनाया गया। उसके बाद संकाय का अपना भवन बना। भीतर के प्रार्थना कक्ष में कितने कार्यक्रम हुए, बाहर के मुक्ताकाशीय मंच पर भी कुछ कार्यक्रम हमने देखे हैं। उसमें बहुत याद आता है, BHU के 50 साल होने वाले समय पर श्रीमती अमला शंकर की नृत्य नाटिका उसमें हुई थी,
और पंडित रविशंकर का कार्यक्रम हुआ था। उसके बाद पंडित रविशंकर जी का डीलिट पदवी देने का जो सम्मान समारोह था वो भी उसी मुक्ताकाशी मंच पर हुआ था। बाद में प्रयोगशाला के नाम पर पंडित ओमकारनाथ ठाकुर प्रेक्षागृह बना। अभी हमें पता चला है कि उसका और नवीनीकरण और सज्जीकरण हो रहा है और विकसित रूप में आगे दिखाई देगा। नृत्य विभाग की नई कक्षाएं बनी तो संकाय नित नई सीढ़ियां आगे चढ़ता जा रहा है। ये सब दृश्य आंखों में तैर रहे हैं और देखना अच्छा लगता है। म्यूजिक कॉलेज के अपने हॉल में और ओमकारनाथ प्रेक्षागृह में हमने कितने ही विद्वानों के व्याख्यान और कितने ही बड़े बड़े कलाकारों के गायन वादन नृत्य के कार्यक्रम देखे। और अब ये समय की मांग है कि आज हम इस आभासीय मंच के अधीन हो चुके हैं और जितना जैसा संभव हो पा रहा है व्याख्यान या कार्यक्रम गायन वादन के, ये सब इसी आभासी मंच से कर रहे हैं। फिर भी भगवान से प्रार्थना है कि स्थितियां बहुत जल्दी सामान्य हों, हम और अधिक सामने बैठ करके, पास में बैठ करके कुछ कहें, सुने, गाएं, बजाएं। जिनकी स्थिति में ये व्याख्यान माला आयोजित है वे डॉक्टर प्रदीप कुमार दीक्षित। हमारे बापूजी ने उनको उनकी शैशव अवस्था से देखा हुआ था। जब पिताजी अपने गुरुजी के पास बंबई में पढ़ने गए थे 1938 के समय, उस समय प्रदीप भाई 2-2.5 वर्ष के रहे होंगे और तब से वो उनको बलवंत मामा कहते रहे। और बाद में ये सब बनारस आ गए और जब हम लोगों का जन्म हुआ तो हमारे लिए वो हमारे आदरणीय प्रदीप भाई हुए। प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित इस संकाय के बड़े होनहार विद्यार्थी थे और ये भी याद कर पा रही हूँ कि इस संकाय में डी म्यूज के उस पहले बैच के वो एक विद्यार्थी थे जिसमें डी म्यूज की कक्षा में प्रायोगिक कक्षा और पीएचडी के जैसे शोध प्रबंध भी लिख करके देना होता था। उस बैच के 2 विद्यार्थी थे, एक प्रोफेसर चित्तरंजन ज्योतिषी जी, आज वो संयोग से हैं यहाँ पर हमारे सामने, और दूसरे थे प्रोफेसर प्रदीप कुमार दीक्षित। तो कॉलेज के इतिहास में ये कड़ी अलग ही महत्व रखती है। प्रदीप भाई कर्मठ और परिश्रमी अध्यापक, विचारवान लेखक, उत्साही संयोजक थे और यह भी कि अपने समय में संकाय के प्रमुख सभा संचालक हुआ करते थे। उस समय किसी भी तरह का कार्यक्रम हो, कोई व्याख्यान है, संगीत का कार्यक्रम है, वार्षिक उत्सव है, मुख्य रूप से सभा संचालन का कार्य प्रदीप भाई ही करते थे। बाद में उनकी अर्धांगिनी श्रीमती अर्चना दीक्षित, भाभी प्रणाम, मैं देख पा रही हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। तो अर्चना दीक्षित जी विवाह के बाद वाराणसी आई और अपनी आगे की अध्ययन प्रक्रिया पूरी करके गायन में बी म्यूज, एम म्यूज और डी म्यूज उन्होंने हमारे बापूजी के पास किया। ये करके वो इस संकाय में अध्यापिका बनी, प्रोफेसर बनी, विभागाध्यक्षा बनी। प्रदीप भाई भी विभागाध्यक्ष हुए थे। तो इन दोनों पूर्व विभागाध्यक्ष दंपति के प्रति अपना प्रणाम अर्पित करती हूँ। अब आगे इन सारी यादों के साथ में, संकाय के इतिहास के साथ और प्रदीप भाई के साथ जुड़ी हुई सारी बातों को याद करके मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे इस व्याख्यान माला का अंश बनने का अवसर मिला। यह शरीर जिन माता पिता से प्राप्त हुआ है, उन्हीं से प्राप्त सांगीतिक संस्कारों का परिसिंचन और परिपोषण इसी संकाय परिसर में दशकों से होता आया। पूज्य महामना की बगिया और माँ वसंत के प्रांगण में पलते बढ़ते इस व्यक्तित्व को अनायास ही आचार्य बृहस्पति, ठाकुर जयदेव सिंह जी जैसे अनेक मनीषी विद्वानों तथा भारत रत्न पंडित रविशंकर, भारत रत्न श्रीमती MS सुब्बलक्ष्मी, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसे महान कला साधक गुणीजनों को देखने,
सुनने और समझने का अवसर मिलता चला गया। उन सब के ज्ञान अनुभव के कुछ छींटों को, मैं छींटे ही कहूंगी, हमारे जैसे लोग उन बड़े लोगों से क्या प्राप्त कर सकते हैं, कुछ छींटे हमारे पास आ जाएं वो ही हमारे लिए बहुत आशीर्वाद है। उन सब के ज्ञान अनुभव के कुछ छींटों को और संगीत लहरियों की कुछ बूंदों को समेटने का यथामति यथाशक्ति प्रयास है मेरा आज का वक्तव्य। रागों की अंतरंगता, वास्तव में यह अपने ही अंतरंग में झांकने की कोशिश है कि गुरु परंपरा के निगूढ़ चिंतन से मैं क्या, कितना और कैसा स्वयं समझ सकी हूं और क्या सामने वालों को समझा पा रही हूं। रागों की अंतरंगता के विषय में चर्चा प्रारंभ करने से पहले राग शब्द को समझ लेना भी आवश्यक है, उपयोगी है। संस्कृत भाषा के अनुसार रंज धातु में घय प्रत्यय लगकर राग शब्द बनता है, जिसके अनेक अर्थों में से मुख्य है विशेष स्वर समूह, प्रेम अर्थात अनुराग, रंग अर्थात वर्ण, विशेष रूप से लाल रंग और क्रोध आदि। राग शब्द का क्रोध अर्थ में मराठी भाषा में प्रयोग होता है, मी रागावले, मुझे गुस्सा आया। तो ये राग शब्द का क्रोध अर्थ का प्रयोग मराठी भाषा में सुना जाता है। संगीत संकाय से जुड़ी स्मृतियों में एक बहुत मुख्य नाम है प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी का, जो हमारे बापूजी की गुरु बहन रही और यहाँ पर संगीत शास्त्र विभाग को प्रारंभ करने वाली विदुषी रही। उनका सादर स्मरण करते हुए उनके द्वारा रची गई रागार्चना से अपना वक्तव्य प्रारंभ करना चाहती हूँ। शार्दूल विक्रीडित छंद की यह रचना सुप्रसिद्ध राम रक्षा स्तोत्र के सप्त विभक्ति प्रयोग वाले श्लोक से प्रभावित है। बुध कौश राम रक्षा स्तोत्र मराठी परिवारों के लोग भली भांति जानते हैं। हमारा महाराष्ट्र से इतना संबंध है कि हमारी माँ मराठी है, इसलिए वह मराठी संस्कार हमें भी अपने परिवार में मिला। और ये भी मैं याद करूं कि इस स्तोत्र का शुद्ध उच्चारण करवाने के पीछे हमारे नाना का बहुत परिश्रम था। संस्कृत श्लोक बोलना है, संस्कृत स्तोत्र बोलना है, बहुत मेहनत से उन्होंने इसका उच्चारण शुद्ध शुद्ध हम लोग के बचपन में हमारे गले में बैठाया था। राम रक्षा स्तोत्र वाला श्लोक इस प्रकार है। रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम माम् उद्धर। इसी पर आधारित प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा जी का लिखा हुआ श्लोक। रागो रंजन कृन्मुदा विजयते, रागं सदा भावये। रागो रंजन कृन्मुदा विजयते, रागं सदा भावये।
रागेणैव वशीकृता वसुमती रागाय तस्मै नमः। रागान्नास्ति सुगायनं परतरम् रागान्नास्ति सुगायनं परतरम् रागस्य सेवावरा। रागे चित्तलयः सदा भवतु मे रागे चित्तलयः सदा भवतु मे घोरागमामुद्धर घोरागमाम् उद्धर। इसका भावार्थ इस प्रकार है, रंग देने वाला अर्थात प्रभाव छोड़ने वाला राग आनंद पूर्वक विजयी हो रहा है। मैं राग का सदा चिंतन करती हूँ। जिस राग से यह वसुमती अर्थात रत्नों से भरी हुई पृथ्वी वशीभूत की गई है, उस राग को नमस्कार। राग से बढ़कर कोई श्रेष्ठ सुंदर गायन नहीं। राग की सेवा ही श्रेष्ठ सेवा है। राग में मेरा चित्त सदा लीन हो गए। हे राग मेरा उद्धार करो, हे राग मेरा उद्धार करो। जब इस श्लोक को पढ़ रही हूँ, उसके अर्थ की ओर ध्यान देती हूँ, तब लगता है कि इसका प्रथमा से सप्तमी विभक्ति तक का प्रयोग और संबोधन पर्यंत प्रत्येक अंश सांगीतिक राग, भावमय अनुराग और वर्णमय राग अर्थात रंग, इन तीनों को लेकर इतनी सार्थकता सामने लाता है कि विचार चिंतन करने वालों को विस्तृत व्याख्या का अवसर मिल जाता है। रागान नास्ति सुगायनम परतरम, इसको सोचते हुए यह बात बार बार याद आती है कि प्रायः हम देखते हैं हमारे देश के जितने भी महान संगीतकार हैं, चाहे वो गायक हैं चाहे वादक हैं, अवश्य ये कहते हैं कि भारतीय संगीत की राग पद्धति सारे संसार में अद्वितीय है, अनूठी है। तो हम ये सोच पाते हैं कि सच में राग के गायन से बढ़कर के और कोई गायन हो भी नहीं सकता। रागे चित्त लय सदा भवतु में, राग में हमारा चित्त हमेशा लीन हो। हम ही संदर्भ में ज्यादा सोचेंगे तो संगीत के राग में हमारा चित्त लीन हो जाए, उसमें तन्मय हो जाए, उसमें डूब जाए और हे राग मेरा उद्धार करो। इसको बोलते बोलते मुझे बार बार याद आता है, हमारे बापूजी अक्सर कहा करते थे कि जब भी कभी गाने बैठो, चाहे घर में अभ्यास करने बैठ रही हो या क्लास में सिखाने के लिए बैठ रही हो या कभी का अवसर आता है, तो उसके पहले हाथ जोड़कर राग से प्रार्थना करो कि राग मुझ पर शरण में ले लो, राग मेरा मार्ग निर्देश करो, राग मेरा उद्धार करो। तो कभी ना कभी ये अनुभव हर एक को लगता है कि आज हम अचानक ऐसा क्या गए, हम तो कुछ सोचे ही नहीं, हम गाते चले गए। तो ये तभी होता है कि जब राग ने आपका मार्ग निर्देशन शुरू कर दिया, राग ने आपकी उंगली पकड़ ली और आप अचानक गाते चले जाते हैं और गा के खत्म होता तो लगता है हम ऐसा कैसे गा गए। ये तभी है जब राग हमारा उद्धार करता है, राग हमको अपनी शरण में लेता है। रागों की अंतरंगता, अंतरंग अर्थात अंतः धन अंग, अंदर का, भीतर का अंग। राग रूप को गहराई से जानना, समझना और समझकर बरतना। इस चीज को समझने के लिए अपने बापूजी की ही एक बंदिश से मैं बात शुरू करूंगी। उन्होंने रागेश्वरी कौंस में बहुत प्यारा तीन ताल बनाया है, बहुत प्यारा। राग तो मीठा है ही,
और इस बंदिश के शब्द इतनी सारी चीजें समझाते हैं, लगता है कि संगीत विद्यार्थी को इन सारी चीजों की कितनी जरूरत है। रागेश्वरी कौंस दो रागों का मिश्रण है, एक तरफ रागेश्वरी और दूसरी ओर मालकौंस। रागन को रंग दे, रागन को रंग दे, रागन को रंग दे, राग अंग ध्यान धरे, कर गुरु सतसंग भर भाव उमंग दे, रागन को रंग दे, स्वर चलन पहचानी जानी मानी, स्वर चलन पहचानी जानी मानी, गान तान को तरंग दे, रंग दे, रागन को रंग दे। इससे ये संदेश मिलता है कि रागों को रंग देना है। रंगना माने ऐसा प्रभाव फैलाना है कि सब कुछ एकाकार हो जाए, रागों का रंग चारों ओर ऐसा फैल जाए कि वो वातावरण पूरा उस राग से भर जाए। और वो कब होगा? राग अंग ध्यान धर ले, राग के अंग को, उसके आकार को, उसके प्रत्येक अंश को ध्यान रखो। और ये कब संभव है? जब कर गुरु सत्संग, गुरु का सत्संग किया हो, उसके बाद भर भाव, भाव के साथ, नीरस होकर अनास्था के साथ नहीं, आस्था पूर्वक भाव के साथ उमंग दे, उत्साह और आनंद के साथ गाएं, तब राग का रंग बनता है। और ये राग अंग कैसे होना है? स्वर चलन पहचानी जानी मानी, स्वर का चलन है, उसका क्रम है। हम सभी जानते हैं कि 2, 3, 4 स्वर जो भी राग में हमने शुरू किए हैं, उसको एक विशेष क्रम में लेंगे, तभी जाके एक राग अपना आकार लेता है। तो राग के अंग के लिए स्वर चलन को पहचानना, पहले तो पहचानो, फिर जानो और फिर मानो, माने उसको निभाओ, मेंटेन करो। ऐसा नहीं कि पहचान तो गए लेकिन अपने बरतने में हमसे उसमें बेध्यानी हो जाए तो नहीं चलेगा। हमको उसको निभाना भी है, उसको मानना भी है। और गान तान को तरंग दे, गान को और तान को, यहाँ तान केवल तान के अर्थ में नहीं है, पूरे विस्तार के अर्थ में। हम जो भी राग का विस्तार करते हैं, आलाप भी तान अर्थात विस्तार का ही अंश है और तान द्रुत गति के विस्तार का। इसमें तरंग देना है। तरंग, आप कल्पना कीजिए कि आप समुद्र के किनारे खड़े हैं और तरंग एक के बाद एक आती जाती है, आती जाती है, आती जाती है। उसको हम रोक नहीं पाते, उसके क्रम का, उसके गति का, उसके उठने गिरने का आनंद हम लेते हैं, अनुभव करते हैं। तो इसी तरह से जब राग को हम उसके स्वरूप को संभालते हुए अच्छी तरह उसका विस्तार करेंगे और उसके बाद उसमें तरंगे आने लगेंगी, एक के बाद एक हिलोर है, लहर है, तरंग है, आती जाएगी और आपके आनंद का अपार विस्तार होता है। ये है रागन को रंग दे।
अपनी बात मैं भोपाली के माध्यम से शुरू करना चाहती हूँ। प्रायः शास्त्रीय संगीत कक्षा का सबसे पहला राग यही होता है और शुद्ध स्वर सीखने के बाद म नी छोड़ करके हम गाते हैं सा रे ग प ध सा ध प ग रे सा ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। हम लोग जब स्कूल में पढ़ रहे थे, हिंदू स्कूल का नाम लिया गया, सुन के बहुत अच्छा लगता है। हम उन स्कूलों को पार करके तब आगे निकले हैं। हिंदू स्कूल में 9वीं क्लास में भोपाली सिखाते समय आरोह अवरोह के बाद हम लोगों ने सरगम गीत सीखा था। सा सा ध प ग रे सा रे ग प ग ध प ग प ध सा रे सा ध प सा प ध प ग रे सा। आप सब जानते हैं कि इसी धुन में भोपाली की बहुत सारी बंदिशें हैं। किसी समय म्यूजिक कॉलेज में गायन विभाग में भोपाली शुरू करते समय गणपति की प्रार्थना की जाती थी और उनसे संगीत शिक्षा मांगने के लिए अनुकूल बल और बुद्धि की याचना की जाती थी। प्रथम नमन गणनायक चरणा अमित विघ्न मति ब्रह्मरणा संगीत शास्त्र पढ़न चाहत हूँ बुद्धि बल देहु मैं तुम्हारे ही शरणा प्रथम नमन गणनायक चरण। और भी बहुत सारी बंदिशें हैं इसमें। नमन करे चतुर, थोड़ा सा परिवर्तन, श्री गुरु चरण ध की ओर जा रहा है। मधुर मधुर मिल गायन करिए। इसके बाद हम एक और बंदिश याद करेंगे जो हमने स्कूल में ही सीखी थी। इतन जोबन पर मान न करिए। भातखंडे जी के पुस्तक में जो इसकी स्वरलिपि मिलती है वो है इतन जोबन पर मान न करिए। हम स्कूल में सीख करके जब घर में आए तो बापूजी ने संकेत किया कि बंदिश शुरू तो ठीक होती है लेकिन आगे का हिस्सा इसका भोपाली के लिए सही नहीं है। मैं इस बंदिश की चर्चा इसलिए कर रही हूँ, इसका नोटेशन जो है वो इतना जो बन पर, दोनों सा ऊपर का है। और हम लोगों ने जो गाना सीखा इतना जो बन पर, पहले सा को मध्य सप्तक में लाया और बाद में जो जैसा है वैसा ही। अब जब हम कुछ समय बिता चुके संगीत के साथ तो ये समझ में आता है कि इस दोनों इतन की स्वरावली में कुछ संकेत है। गायन के विद्यार्थी के रूप में हम शब्दों के अर्थ को ग्रहण करना चाहते हैं तो इतने जो बन पर, इतना सा, युवा काल कितना है, युवावस्था कितनी थोड़ी सी है, आती है तब तक, जब तक समझ में आता है तब तक तो निकल भी जाती है। इतने जो बन पर मानन करिए। और हमने जो सीखा इतने जो बन पर, ये इतन का जो मजबूती बढ़ाने वाला हिस्सा लग रहा है, एक सा नीचे एक सा ऊपर, वो मान के साथ हम जोड़ना चाहते हैं कि यौवन पर इतना मान, इतना गुमान, इतन जो बन पर मानन करिए। तो कुछ चीजें होते 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 अपना कोई एक पन्ना खोल देती हैं। ऐसा हमको इतन जो बन के इन दोनों मुखड़ों में, एक दोनों सा ऊपर और एक मध्य सा और एक तार सा इसके साथ। अभी अभी की घटना है, मेरी उसी समय की स्कूल की दोस्त थी डॉक्टर नंदिनी मेहता। अब वो हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स की विदुषी है, कुछ पुस्तकें भी लिख चुकी है, बंबई में रहती है। थोड़े दिन पहले मेरे पास उसका फोन आया
कि हमने आजकल हारमोनियम सीखना शुरू किया है, हम जो सीख रहे हैं हम तुम्हारे पास भेजेंगे। फिर उसने भेजी रिकॉर्डिंग अपनी हारमोनियम वादन की और बोली कि सुनो, ये गाना वही है जो हम लोगों ने स्कूल में सीखा था, लेकिन यहाँ पर उसको अलग तरीके से सिखाते हैं, तो तुम इसको समझ लेना, बुरा मत मानना। यहाँ पर जो सिखा रहे हैं वो अलग तरीके से सिखा रहे हैं। तो वो क्या है, इतन जोवन पर मान करिए। हमने कहा इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, वो 100% भोपाली है। हम लोग जो मानन करिए, वो वास्तव में भोपाली की चौखट से बाहर पैर निकाल दिया भोपाली ने। पधा धा जो खुला धा छोड़ रहे हैं, वो भोपाली की चौखट से बाहर हो गया, और मानन करिए ये पूरा पूरा भोपाली। अभी शुरू में हमने भोपाली के आरोह अवरोह की चर्चा की थी। एकदम शुरू का बिल्कुल सीधे सीधे स्वरों में भोपाली आरोह अवरोह सिखा दिया जाता है, लेकिन जब कोई सुरों की बारीकी समझने वाला छात्र या समझने वाली छात्रा सुरों के प्रति संवेदनशील, हम जो बताना चाहते हैं उसको ग्रहण करने की जिसमें क्षमता हो, ऐसी अगर कोई छात्रा या छात्र मिल जाए, तो हम भोपाली का आरोह अवरोह कण स्वरों के प्रयोग के साथ सिखाते हैं। और सच मानिए कि ऐसा सिखाने का मैंने जब जब प्रयत्न किया है, जब जब ऐसा सिखाया है, मुझे भी रोमांच हो गया और सामने सीखने वाले को। तब हमें लगा कि स्पर्श स्वरों में क्या प्राण तत्व है। हम सीधा सीधा स्वर गा दें सारे ग प ध सा, उसमें वो फील नहीं आ पाता है। स्पर्श स्वर होते ही पता नहीं क्या हो जाता है। सा रे ग प ध सा, सा ध ग रे सा, ग रे ग और ग रे सा ग, ये भी भोपाली की पकड़ ही हम लोग सिखाते हैं, हम लोग भी गाते हैं। लेकिन ग रे सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। हम लोग जब राग सिखाना शुरू करते हैं तो पहले थाट के बारे में बताते हैं। भोपाली कल्याण थाट से उत्पन्न हुआ है। फिर म निवर्जित है, उसकी जाति औडव है। फिर उसके बाद वादी संवादी की चर्चा करते हैं। ग वादी है, ध संवादी है। समय बता देंगे, रात का पहला पहर है। और फिर प्रकृति बता देते हैं कि भोपाली की प्रकृति शांत गंभीर। हम जब भोपाली सीखना समझना शुरू करते हैं, स्कूल के स्तर से थोड़ा ऊपर उठ के कॉलेज में आते हैं, हमने डी म्यूज में बापूजी के पास में भोपाली सीखा था। बहुत लोगों ने सीखा होगा। मैं अपना ही जितना हमको समझ में आया है उतना ही आपके साथ बांट पाऊंगी। बापूजी ने याद दिलाया कि देखो, किसी राग के वर्णन में, उसको सीखने समझने में हम लोग वादी संवादी का जितना जिक्र करते हैं और समझते हैं कि अब ये राग वर्णन पूरा हो गया, हमने राग पूरा समझ लिया, ग वादी और ध संवादी। ग वादी है तो भोपाली पूर्वांग वादी राग है। केवल इतने से काम नहीं चलता है। राग को समझने के लिए वादी संवादी के अलावा बाकी स्वरों की क्या भूमिका है, इसको भी हमको समझना और जानना और मानना जरूरी है। जैसे भोपाली में ग वादी होने के अतिरिक्त ऋषभ बहुत महत्व का स्वर है। आरोह करते समय भी रे अच्छे से लगाएंगे, अवरोह में भी रे अच्छे से लगाएंगे और प उपयोग करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं उस पर। सारे ग प ध सा गाने में प आने वाला है,
ग प ध प ग करेंगे तो प आएगा, लेकिन ग प करके प पर ठहर नहीं जाएंगे। ध संवादी भले ही है, लेकिन ध को खुला नहीं छोड़ेंगे। ऊपर के साथ से ध पर मींड के साथ में आते हैं। यही चीज करीब करीब ग के बीच में भी होती। तो ये चीज भूपाली की अंतरंगता है, ये इसके भीतर की बात है। मैं पकड़ के ही स्वरों को लेकर के अपनी बात समझाऊंगी फिर से। ग रे सा ध सा ध सा रे ग प ग ध प ग रे सा। ग के पहले भी रे अच्छे से आ रहा है, ग के बाद भी रे अच्छे से आ रहा है। वादी स्वर ग है, लेकिन रे भी फैला हुआ है, आराम से बैठा हुआ। इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है ये याद रखने की कि 2-3 साल के बाद जहां देशकार शुरू किया, तब फिर भूपाली को कितनी सारी चीजों से अंडरलाइन करके हमको देशकार से अलग करना पड़ता है। ये चीज भूपाली की, ये चीज देशकार की, ये चीज भूपाली की, ये चीज देशकार की। ठाट से शुरू करो तो भूपाली का ठाट कल्याण था, देशकार बिलावल ठाट का। मनी वर्जित दोनों में है, लेकिन ध्यान क्या रखना है कि भूपाली में तो फिर भी सीधे सीधे स्वर लग जाते हैं, देशकार में सीधे स्वर नहीं लगते। देशकार में कुछ वक्र प्रयोग अनिवार्य है, वो किए बिना देशकार बनेगा ही नहीं। फिर उसके बाद वादी संवादी, देशकार में ध वादी हो गया, ग संवादी हो गया, और गाने का समय सुबह का हो गया, और प्रकृति मध्य और चंचल। अब ठाट की चर्चा के समय हम लोग ठाट स्वर के शुद्ध या विकृत होने के आधार पर ठाट को मानते हैं, लेकिन हम याद कर पा रहे हैं संभवतः 1998 वाला साल रहा होगा, जब संगीत का रिफ्रेशर कोर्स हम लोगों ने एकेडमिक स्टाफ कॉलेज के भवन में किया था, और इलाहाबाद से पंडित रामाश्रय झा गुरुजी आए थे। उनके साथ तानपुरा बजाने का अवसर मुझे मिला, इसलिए मैं बहुत याद रखती हूँ इसको। और उनके पूरे व्याख्यान में से जो एक वाक्य सबसे ज्यादा मुझे याद रह गया, वो ये है कि भूपाली और देशकार के ठाट अलग करने में रागांग की भी बड़ी भूमिका है। जितना मैंने याद रखा वो ये है कि कल्याण के स्वरों में देखें, मेद मेरे ग, ये कल्याण बन रहा है। अब भूपाली में नी नहीं है तो नी छोड़ देंगे, साध सा रे ग। तो ये जो कल्याण की छाप दिख रही है इसके स्वर प्रयोग में, जो उसमें लगने वाले स्वर हैं उन्हीं के साथ, लेकिन निधा निरे ग से जो साधा सारे ग का संबंध है, इसके कारण भूपाली को कल्याण ठाट में रखा गया। तो ठाट होना एक चीज है, बावजूद उसके एक रागांग नाम की भी चीज है, जिसको हम दूसरे शब्द में अभी हम राग की अंतरंगता के साथ जोड़ना चाहते हैं कि रागांग के चलते वो ठाट निश्चय किया गया। यही चीज देशकार के संबंध में उन्होंने ये बताया, देशकार सा रे सा ग प ध ध सा ध प ग प ध ध प ध ग प ग प ध प ग रे सा रे ध सा। ये अवरोह हमारा चल रहा है, और आप देखिए कि साधा पगर ऐसा सीधे नहीं लौट रहे हैं। इतनी जगह हमको मुड़ मुड़ करके आना है, लेकिन हम लोग देशकार को खाली ऑर्डर जाति कह देते हैं। हमको लगता है कि ऑर्डर के साथ उसके अवरोह के लिए तो वक्र ऑर्डर बोलना ज्यादा अच्छी बात है। फिर ये ध ग प, ये जो टुकड़ा आता है देशकार में, इसी ने इसको बिलावल के घर में दाखिल करवाया है। कल्याण के कमरे से निकाल करके बिलावल का दरवाजा खोल के उसमें भेजने का कारण क्या है? ध ग। हम केवल बिलावल की चर्चा करें या बिलावल में
सबसे ज्यादा प्रसिद्ध जो राग है अलैया बिलावल। साधने द प ध ग ध ग म ग रे ग प म ग रे नी सा नी सा। ये अलैया बिलावल हो रहा है। इसमें ग ये जो उभर करके आ रहा है, यही ध ग देशकार में होने के कारण उसको बिलावल ठाट में रखा गया। अब ये ठाट की चर्चा हो गई। जाति के लिए भी हमने कहा कि इसको केवल ऑडव कहने के बजाय वक्र ऑडव कहना इसलिए अच्छा है क्योंकि उसकी वक्रता हम महसूस करते हैं। सा ध प ग रे सा, कहीं से देशकार नहीं महसूस होगा जब तक कि सा ध प ग प ध ध प ग प ग रे सा। सा ध प, रुक गए प पर, एक ही बार रुके ऐसा नहीं, ग प ध प दोबारा रुके, ध ग प तीसरी बार रुके। इतना करने के बाद भी अभी मन भरा नहीं तो ग प ग रे सा, इतनी बार उसमें प आना है और प पर रुकना है। इसके बाद रे की भूमिका देखिए, ग रे सा रे ध सा, अत्यल्प है, अत्यल्प है। और आरोह में तो सा रे ग प, आप गाइए आपको लगेगा कि अभी देशकार बन नहीं रहा है। हमने ओंकारनाथ दादाजी की पुस्तक देखी, संगीतांजलि 5वां भाग, उसका आरोह जब देखा देशकार का तो इतना चैन आ गया, सा रे बोल करके सा पर वापस आ जाओ, सा रे सा। इसके बाद रे छोड़ के ग प ध द सा, एकदम देशकार स्पष्ट हो जाता है। और फिर देशकार की कुछ बंदिशों को भी उलट पलट लेते हैं। जब कभी किसी राग के लिए कोई सा संदेह का स्थान हो तो एक ये बहुत आसान उपाय है कि उसकी कई सारी बंदिशों को देख लें, उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी समस्या का समाधान मिल जाएगा। देशकार में हम लोग क्या क्या गाते हैं, जागिए गोपाल लाल। प्राय हम लोग बीए कक्षा में जब ध्रुपद सिखाना होता था तो उस क्लास में अगर देशकार है तो यही सिखाया करते थे। फिर हरि हरि नाम ले तू मन मेरे, ग प द द सा, ग से शुरू हो रहा है। जासु कटत सब पाप घने रे, जासु कटत सब सारे सा सा पाप घने रे, ग प ध प ग रे सा। तो ग प ध ये शुरू हो रहा है। तुम परवारी कृष्ण मुरारी इतनी हमारी, सुनो बनवारी इतनी हमारी, सारे धन सा। सुनो बनवारी प ग प ध प ग रे सा। ये सारे धसा और ग प ध प एक दूसरे का उत्तर है, सा रे ध सा प ध ग प, और इन दोनों को अगर पकड़ ले तो देशकार हमारी नैया पार लगा देता है। चिड़िया चू चूहानी, चिड़िया चू चूहानी, चकवार की सुनाओ बानी, कहता जसोदा रानी, जागो मोरे लाला चिड़िया। तो ये जो देशकार को समझना है
उसको समझते हुए कितनी चीज हमको भूपाली से अलग रखनी पड़ती है। भूपाली में आरोह में रे बड़ा रहेगा, अवरोह में रे बड़ा रहेगा। देशकाल में आरोह में रे मत लगाओ, अगर लगा रहे हो तो सारे सा वापस सा पर आ जाओ, ग प ध ध सा करो, ध बढ़ा करके ले जाओ, फिर प पर ठहरो बार बार, अवरोह का रे एकदम कम रखो, और जितना विस्तृत आलाप और जितना विलंबित आलाप भूपाली में करते हैं उतना देशकाल में नहीं करना। भूपाली को लेकर के दो छोटे छोटे प्रसंग मैं आपसे साझा करूंगी। संगीता जी, हमने 1:30 बजे वक्तव्य शुरू किया था, अभी शायद 10 मिनट और है। आप बोलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। भूपाली को लेकर के बापूजी जिस दिन सबसे पहली बार अपने गुरुजी से सामने सामने मिले, कम उम्र के थे, 17-18 साल के, 17 साल के, अपने ब्लाइंड स्कूल के मैनेजर के साथ गए थे उनके पास, और गुरुजी पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी उस समय किसी और बालक को सिखा रहे थे, वो भी 13-14 साल का रहा होगा शायद, मैंने लड़का था जिसकी आवाज फटी नहीं थी, और उसको वो भूपाली सिखा रहे थे काली 4 स्वर से। और जब से तुम सन लागली, जब से तुम सन लागली, प्रीत नवेल प्यारे मोरे, जब से तुम सन। वो छोटा बच्चा तुरंत नहीं उठा पा रहा था, उससे बार बार गलतियां हो रही थी, लेकिन उस दिन इतने प्रेम से, इतनी शांति से दादाजी सिखा रहे थे। ओमकारनाथ जी के लिए मेरे मुंह से दादाजी शब्द ही निकलेगा, क्षमा करिएगा। तो दादाजी ने इतने प्रेम से उस बच्चे को सिखाया। बापूजी याद करते हैं कि उस दिन उनके भूपाली सिखाने के ढंग ने मुझे भूपाली के रागत्व की शिक्षा दे दी, जो जिंदगी भर मेरे काम आती रही। और सही बात है, उनके सब शिष्यों ने अनुभव किया होगा। प्रोफेसर जोतिषी जी भी बैठे हैं, प्रोफेसर अर्चना दीक्षित भी बैठी हैं, इन सब ने उनसे भूपाली सीखा है। और ये वाला गाना सिखाते हुए बापूजी कितना तल्लीन होकर के सिखाते थे, इतना वो बोलते थे कि ऐसी मुझे रागत्व की शिक्षा मिली है भूपाली की। उसके बाद गुरुजी ने जो भी सिखाया वो तो आगे की चीज है, बहुत सारी बंदिशें सिखाई, बहुत तरह की बातें बताई, लेकिन रागत्व जो समझना था वो उस पहले ही दिन सीख गए कि भूपाली कितना शांत है। और उस शांति का असर दादाजी पर भी दिख रहा है। वो तनिक उग्र हुए बिना, तनिक उत्तेजित हुए बिना उस बच्चे को बार बार सुधार रहे हैं, बार बार सिखा रहे हैं, बार बार समझा रहे हैं। तो ये जो शांति का अनुभव उन्होंने अपने गुरु का किया, वो उन्हीं की थाती थी, उन्हीं की संपत्ति थी। और सही बात है कि अब जब हम थोड़े बड़े हुए हैं, स्कूल कॉलेज से बाहर निकल आए हैं, ऊपर निकल आए हैं, तो जो थोड़ा बहुत भूपाली कैसा शांत रहा। और एक चीज बापूजी कहते थे कि भूपाली में बस तुम ग की शरण में चले जाओ, सारे स्वरों के साथ में तुम ग को थामे रहो, तुम्हारा भूपाली एकदम अच्छे से भी निभ जाएगा। एक मैं अनुभव करूं, हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने कुछ वर्ष पहले पंडित उदय भवलकर जी का भूपाली सुना था। ध्रुपद उत्सव था संकाय के सभागृह में, ऐसा सुंदर भूपाली गाए थे, लग रहा था कि जैसे पूरे हॉल की हवा भर गई है उस गंधार से। और ये भी समझ में आ रहा था कि उस शांति के बीच में कभी किसी लोगों ने ताली बजाने की कोशिश की तो तुरंत उदय जी ने उसको हाथ का इशारा करके मना किया। वो ताली उस वातावरण को बाधित कर रही थी, इतनी शांति थी भूपाली में। तो सच में ये अनुभव करने की चीज है।
रागा नास्ति सुगायनम परतरम रागस्य सेवावरा, ये सब जब उस श्लोक की बातें याद करते हैं तो लगता है कि हाँ, हमने कुछ तो देखा है, हमें तो कुछ अच्छा देखने सुनने को मिला। अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे चलें। भूपाली हो गया, देशकार हो गया, सारे ग प ध सा में चैत कल्याण है और एक शुद्ध कल्याण है जो पंडित ओमकारनाथ जी ने गाया है। शुद्ध कल्याण का दूसरा मत है जो आरोह में भूपाली के स्वर और अवरोह में मनी लगा करके करते हैं। ज्यादातर लोग उसी को शुद्ध कल्याण के रूप में मानते हैं, लेकिन ओमकारनाथ दादाजी ने जो गाया वो सारे ग प ध सा में। अब एक और भूपाली है, एक और देशकार है। इसके बाद वह शुद्ध कल्याण इन्हीं 5 स्वरों वाला कैसे अलग दिखाई दे रहा है। उसमें पूरा ऋषभ का साम्राज्य है, पूरा ऋषभ का साम्राज्य है। हम केवल बंदिश ही गा दे रहे हैं, उससे आप समझ सकेंगे कि कैसे वो भूपाली से अलग बन रहा है। मोरे पिया संदेशा नावे जो अरग सोच जिया बस ग प ध आ रहे हैं, क्योंकि उनको छोड़ के हम राग नहीं गा पाएंगे। लेकिन ग को भी नहीं बढ़ाना है, प को भी नहीं बढ़ाना है, ध अपनी अपनी जगह है, सारा दारोमदार रे पर है। और इस तरह से और परे संगति कल्याण अंग की ग परे परे, ये कल्याण की संगति ये दिख रहा है, ये शुद्ध कल्याण। अब जैत कल्याण की चर्चा करूं। जैत कल्याण, जैत और कल्याण 2 रागों का मिश्रण है। जैत आप में से बहुत सारे लोगों ने सीखा होगा, होने के लिए वो भी मन वर्जित राग रूप है, सारे ग प ध सा। उसका रे कोमल है और एक अर्थ में हम उसको देशकार जैसा मानते हैं कि उसके आरोह में सारे ग का प्रयोग नहीं होता, सारे सा और ग प, और अवरोह का रे भी कम है। जैत की बात हम कर रहे हैं। सार सा ग प प ग रे सा। अब एक और ध्यान देने की बात है कि भूपाली और देशकार और शुद्ध कल्याण, इन तीनों से जैत कैसे अलग हो रहा है, उसी जैत के आधार पर जैत कल्याण भी अलग होगा। जैत में ग प ध सा ये रास्ता बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, एकदम प्रतिबंधित है ये मार्ग। ग प ध प सा प ध प सा सा प ध प ग प ग रे सा, ये जैत ग प ध सा कर ही नहीं सकते हैं। ग प ध प करिए और प से सा पर जाइए।
दादाजी की बंदिश आप लोग बहुत लोग जानते होंगे। निधियान आवे, निधियान आवे, अखियान मोरियाले, निधियान आवे, निधियान लागे लगन जरे चल चल प्रणव रंग तरसावे, निधियान। इसके लिए भी बापूजी एक चीज पर ध्यान दिलाते थे। नॉर्मली हम लोग जो गाते हैं निधियान आवे, निधियान आवे, क्या होता है निधियान आ एक टुकड़ा और बाद वाला टुकड़ा आवे। बोले कह तो रही है नायिका की निधिया न आवे और फिर बाद में हम लोग गाने में उसको आवे बना दे रहे हैं, तो ये तो उसकी बात ही पूरी हमने काट दी। तो इसके लिए कुछ तो उपाय करना होगा। क्या कर सकते हैं? निधियान आवे, न को थोड़ा आगे कर दीजिए। निधियान आवे। एक तो चीज ये है कि उसके बीच में सांस न टूटे, हम उसके बीच में नई सांस न लें। और दूसरा निधियान आवे न आवे, न आवे, न आवे, उसको जिसको कहते हैं हाईलाइट कर दिया, अंडरलाइन कर दिया। निधियान आवे न आवे, तो जो नायिका की व्यथा है उसको हमने वैसे का वैसा ही सामने रखा। ये इसलिए कि बापूजी बार बार कहते थे कि हम लोग गायन के विद्यार्थी हैं और गायन में अगर कुछ हमने शब्द लिया है तो जहां तक बन सके अधिक से अधिक कोशिश करो कि उन शब्दों का अर्थ बना रहे। जैत कल्याण पर आ जाते हैं। आरोह तो जैत जैसा, आरोह क्या मैंने 2 रास्तों में से 1.5 रास्ता जैत का ही है। सा ग प ग प प द प सा प ध प, इसके बाद ग प रे सा, इतना कल्याण का अंश गिर जाएगा। अब यही है कि क्योंकि जैत कल्याण है इसलिए इसमें सारे ग नहीं करते। जैत को निभाने के लिए हमको सागा करना है, तो नीचे अगर सा रे लगाना है तो सा रे से सा वापस आ जाएगा। आज अंगना मोरे आए, आज अंगना मोरे आए, तान देत गात जैत नंद के कुंवर मन भाई। आज अंगना मोरे आए, तान देत गात जैत नंद के कुंवर मन भाई। आज अंगना मोरे आए, पूरन कला कृष्णावतार, पूरन कला कृष्णावतार, करन जन कल्याण। नर रूप हरि भाव रंग, ब्रज में लीलामय सुहाए। आज अंगना मोरे आए, आज अंगना मोरे आए। ये जय कल्याण बन रहा है, वही सारे का पद ऐसा। कभी कभी लगता है कि जिन जिन गुणियों ने, जिन जिन गुरुजनों ने ये राग बनाना शुरू किया, उनका दिमाग कितना चलता था। एक ही सुरों में से ये इस रास्ते, वो इस रास्ते, वो उस रास्ते, वो उस रास्ते, थोड़ी थोड़ी सी चीजें बदल करके और इतने सारे राग बनाए। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि अलग अलग सीखो, अलग अलग समझो और अलग अलग निभाओ। एक और वाक्य याद आ रहा है,
पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल जब एमयूज कक्षा में थे, बापूजी की कक्षा में बहुत तरह की राग चर्चाएं होती थी दोनों के बीच में, तो उन्होंने एक विभास का जिक्र किया था डागर परंपरा का, जो शुद्ध रेध वाला है। तो मैं खाली इतना उल्लेख कर रही हूँ कि ये सारे ग प ध सा वाले समूह में एक वो भी चीज है शुद्ध रेध का विभास, और उसके बारे में जब कभी सान्याल जी उपलब्ध होंगे तो हम लोग उनसे वो करेंगे, चर्चा करेंगे। बस अब समापन की ओर आ रही हूँ। ये तो हम सब के शास्त्रीय संगीत वाले रागदारी संगीत के राग हो गए। लोक संगीत में भी एक स्वर समूह ऐसा है जो सारे ग प ध सा पर आधारित है। वो बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा नहीं है कि हम बाकी स्वरों को घुसने ही नहीं देंगे, आने देता है, जब जरूरत हो तो आ जाते हैं। मेरा संकेत पहाड़ी की ओर था। पहाड़ी पंचम से ऊपर चढ़ता है और मोटे तौर पर भूपाली के स्वर हैं उसमें, पध सारे ग। अब हमको स्कूल में सीखा हुआ गाना नहीं याद आ रहा है, लेकिन उसकी धुन जरूर मन में है। ना 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 कुछ कह रही हूँ शारदा? हमको मैंने ट्यून याद आ रही है। पी लेना, हाँ हाँ, पी लेना क्या इधर। तो भूपाली से शुरू करके मनी वर्जित सुरों वाले सारे ग प ध सा में हमने थोड़ी यात्रा देशकार के साथ की, थोड़ी यात्रा शुद्ध कल्याण के साथ की, थोड़ी यात्रा जय कल्याण के साथ की, और पहाड़ी की धुन को समेटे हुए अपने अपने कक्ष में वापस जाएंगे। पूरा 1 घंटा हो गया संगीता मैडम। एक भजन था, एक लाइन गाने खत्म हो गया। इसमें वो पद सारे ग प के अलावा जो सुर लगते हैं उनके साथ ये भजन है, और पहाड़ी में तो हम लोग उसको जोड़ करके करते हैं, सभी स्वरों का स्वागत होता है उसमें। बज रही बांसुरी जमुना के तीर, बज रही बांसुरी जमुना के तीर, मोरा मनवा धरना दे, मोरा मनवा धरना दे, धरना दे, धरना दे। बज रही बांसुरी जमुना के तीर, बज रही बज रही बज रही बज रही बज रही बांसुरी जमुना के। आप सब गुरुजनों को, संयोजकों, आयोजकों और मेरे स्नेही मित्र समुदाय को नमस्कार। यथाशक्ति यथामति मैंने अपनी प्रस्तुति देने का प्रयत्न किया। ये गुणीजनों की सभा है तो उसके लिए कबीर का आश्वासन है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए।
राजश्री। अति सुंदर, ज्ञानवर्धक एवं रोचक व्याख्यान के पश्चात मैं आदरणीय डॉक्टर रामशंकर सर से धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करती हूँ। डॉक्टर रामशंकर सर। रामशंकर जी 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 आपने शुरू मंगलाचरण जो किया था उसके लिए हम आपका जिक्र करना भूल गए। वो सुनाई देने की कुछ गड़बड़ी थी, तो आप शुद्ध सारंग में गा रहे हैं, इतना मैं समझ पाई, लेकिन श्लोक नहीं समझ पाई। लेकिन इसके लिए विशेष धन्यवाद कि दोपहर के समय आपने शुद्ध सारंग चुना, इसके लिए बहुत बधाई। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। और इसके पहले कि रामशंकर जी आभार प्रदर्शन करने, मैं इस आभासीय मंच पर विराजमान प्रोफेसर ऋचा कुमार जी, प्रोफेसर उमा गर्ग जी, डॉक्टर ममता सान्याल जी, प्रोफेसर लावण्य कीर्ति सिंह काव्या जी, डॉक्टर सीमा वर्मा जी, डॉक्टर मधुरानी शुक्ला जी और हमारे संकाय के पूर्व संकाय प्रमुख प्रोफेसर वीरेंद्र नाथ मिश्रा जी, हमारे इंस्ट्रूमेंटल के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर प्रवीण उद्धव जी, डॉक्टर अम्बरीश चंचल जी, जो सभी अभी इस पर विराजमान हैं, सभी को उनका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और साथ ही मैं, चूंकि आज डॉक्टर रामशंकर जी आभार प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने आज जो है मंगलाचरण प्रस्तुत किया था, तो मैं उनको विशेष आभार पूर्व में ही दे देना चाहूंगी। इस श्रृंखला में बहुत बहुत आभार, बहुत ही सुंदर इन्होंने प्रस्तुति की मंगलाचरण की। डॉक्टर रामशंकर जी, अब आप आभार प्रदर्शन करें। प्रणाम, सभी को प्रणाम। इतना अच्छा व्याख्यान सुनने के बाद तो मुंह से बोलना भी मुश्किल हो रहा है, जैसे लग रहा है उसमें कहीं खटक ना जाए, वो जो मन में जो रस, जो तत्व भरा हुआ है वो निकल ना जाए कहीं, उसका डर है। मैं बहुत छोटे शब्दों में, चूंकि ये एक औपचारिकता है, तो मैं सबसे पहले हमारे गुरुवर पूर्व कुलपति राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर चित्तरंजन जोशी जी को प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। उनका आशीर्वाद हम लोगों को इसी तरह बना रहे। और इस कार्यक्रम को सुनने के लिए जिनके नाम से हम लोग आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, पंडित प्रोफेसर प्रदीप दीक्षित जी, उनका स्नेह हमें भी बहुत मिला है। और मुझे लगता है मैं बनारस पहली बार कदम रखा था तो उन्हीं के माध्यम से रखा था। उन्होंने एक कार्यक्रम में गुरुजी को आमंत्रित किया था, तो उनके साथ में पहली बार बनारस आया था और उनके घर में हम लोगों ने खाना पीना किया था। और उसके बाद उनका एक दूसरा स्नेह था, जो मेरा चित्रकूट में नियुक्ति हुई थी, वो हमारे एग्जामिनर थे, वहाँ वो एक्सपर्ट के रूप में थे। सबसे बड़ा उपकार वहां पर हुआ। दूसरा उपकार, हमारे श्रीमती जी का वाइवा लिया उन्होंने पीएचडी में, तो कुछ जगह होता है कि एक दूसरे से चिढ़ते हैं लोग कि इनका स्टूडेंट है तो इसको परेशान किया जाए, तो उनको कुछ बोला गया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि एग्जामिनर मैं हूँ, आप लोग हेड डीन एग्जामिनर नहीं हो, मुझे बोलने दीजिए, मैंने पूरी थीसिस पढ़ी है तो मैं बोलूंगा, आप लोग सिर्फ सुनेंगे। इतना बड़ा, मतलब उनके स्नेह का कोई मतलब कुछ बोला नहीं जाता। तीसरा उन्होंने गुरु की रचनाओं पर 2 दिन का वर्कशॉप और 1 दिन का कार्यक्रम सूरत में कराया था। उस समय वो काफी बीमार थे और उनकी श्रद्धा, उनकी भक्ति, उनका संगीत के प्रति समर्पण था, वो अद्वितीय था। हम जितना भी बोले शायद वो बहुत कम है, बहुत कम है। तो उस समय 11:30-12 बजे मेरी ट्रेन सूरत पहुंची थी और मैं उनको फोन पर बोला था कि प्लीज आप परेशान न होइएगा, मुझे एड्रेस भेज दीजिए, मैं होटल पहुंच जाऊंगा अपने से, क्योंकि देर रात ट्रेन पहुंच रही है। लेकिन जैसे मैं ट्रेन से उतरा तो प्रोफेसर अर्चना दीक्षित जी और दोनों खड़े हुए थे मेरे डिब्बे के एकदम सामने।
मैं उनको चरण स्पर्श करके प्रणाम किया और मैं बोला कि इस उम्र में यहाँ आने की जरूरत है। तो उनका जवाब जो था वो सुन के मैं दंग रह गया। बोले हम तुमको लेने नहीं आए हैं, हम तो गुरु जी के वाहक जो आए हैं उनको लेने आए, हम तो उनको सम्मान दे रहे हैं। अब बताइए कि मन में जो श्रद्धा, जो भक्ति संगीत के प्रति, ये अद्वितीय है। कलाकार छोटा बड़ा हो सकता है, ये हम नहीं कहते, लेकिन जो इंसान, जो भक्ति जो कूट कूट के भरी थी, मैं उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उनको बारंबार प्रणाम, चरण बंदन उनको करता हूँ। और आज आपने जो शुरुआत की है स्वर वंदना जी ने रागों के बारे में, उसी भक्ति को लेकर वहीं से शुरुआत। राग की जो भक्ति, एक तो होता है स्ट्रक्चर राग का, व्याकरण नहीं, लेकिन उन्होंने भक्ति से शुरू किया है और पूरे राग का जो निचोड़ दिया है उन्होंने, एक पूजा पाठ से कैसे हम उसको अंतरंग करते हैं, राग हमारा ध्यान कैसे रखता है, हम राग का कैसे ध्यान रखते हैं, उन्होंने इतने सूक्ष्मतम ढंग से उजागर किया है कि मुझे लगता है कि हमारे विद्यार्थी नहीं बल्कि हम सब लोगों के लिए बहुत ही ग्राह्यपूर्ण ये व्याख्यान रहा। और उन्होंने तो इतनी अच्छी बातें भूपाली की और जो देश काल की छोटी छोटी सी बातें कैसे उजागर किया, इसका जिक्र मैं एक बार करना चाहूंगा। एक बार मैं 2002 में अकोला गया था इंटरव्यू के लिए, तो मुझसे भूपाली और देश काल के बारे में, भूपाली के बारे में पूछा गया था कि भूपाली में कल्याण ठाट का है तो कल्याण कहाँ है। तो 8 एग्जामिनर बैठे थे, उनको भी पता नहीं था, पूछ तो लिया था। फिर गुरु जी को फोन लगाया गया उस समय, तो उस समय खूब डांट पड़ी, बोले गाते हो पढ़ते लिखते तो हो नहीं हो, उठा के किताब देखना चाहिए ना। तब उस समय मुझे एक बात पता चली कि भूपाली में कल्याण नहीं है, पूरा कल्याण ही भूपाली है। मानी वर्जित कर दीजिए। और जिन स्वर समूहों का आपने उल्लेख किया है, सा नि ध नि रे गा, सा धा सा रे गा, तो अंतर्निहित जो भाव देखेंगे गा के, ये कह के नहीं समझ में आएगा, लिख के नहीं समझ में आएगा, आप खुद गाएंगे, उसे महसूस करेंगे, तो वो अंतर्निहित पूरा का पूरा कल्याण ही चलता हुआ दिखाई पड़ेगा मानी वर्जित। और ठीक उसी प्रकार जैसे आपने बताया वो बिलावल थाट में क्यों रखा गया देशकार, तो ठीक वही बिलावल आप गाते जाइए पूरा का पूरा मानी हटा के, तो पूरा का पूरा देशकार गरे गा पद प गरे गा प धा धा सा सा धा धा प धा गा प गा। तो ऋषभ उसका अल्प है, इसीलिए यहाँ पर अल्प है। आपने उसको इतने सूक्ष्म ढंग से, इतने अच्छे से बताया कि वो बातें हमें फिर से पुनर्जीवित हो गई, जो पुरानी बातें थी। और इस व्याख्यान को हम लोग जरूर, रिकॉर्डिंग भी है, बच्चों को कहेंगे कि इसे बार बार सुने, क्योंकि भूपाली राग इतना कठिन है, इतना कठिन है बच्चों के लिए। गुरुजी लोग कहते थे कि वो बहुत सरल है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे प्रौढ़ होता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, उतना ही कठिन भूपाली होता जाता है। हम लोगों ने 5 साल लगातार सिर्फ भूपाली सीखा, लेकिन मन नहीं भरा कि भूपाली अभी सीख लिया है। तो आपके इस उद्बोधन से हम लोग बहुत ही गौरवान्वित हैं और आपको प्रणाम करते हैं कि इस तरह के आयोजन में हम लोग को लाभ मिलता है। अब हमारे संकाय प्रमुख प्रोफेसर के शशि कुमार जी के हम बहुत आभारी हैं, और इस कड़ी से जुड़ने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो हमारी विभागाध्यक्षा प्रोफेसर डॉक्टर संगीता पंडित जी का है, कि उन्होंने ये सोच रखी कि ऐसा हम लोग करें जिससे सभी लोग, हम सिर्फ बच्चों के लिए नहीं कहेंगे, हम सभी लोग लाभान्वित हों, और हो रहे हैं। इसके पहले मधु जी ने इतना अच्छा उनका व्याख्यान था, और हमारे साथ जुड़े प्रोफेसर शारदा बनकर जी, प्रोफेसर रेवती साकलकर जी, ललीना भट्ट जी,
डॉक्टर मधुरानी शुक्ला जी, डॉक्टर ममता सन्याल जी, प्रोफेसर लावण्य कीर्ति जी, सुश्री नंदिता मेहता जी, प्रोफेसर ऋचा कुमार जी, डॉक्टर सीमा वर्मा जी, डॉक्टर गीत सुधा भट्ट जी, प्रोफेसर पूर्व संकायध्यक्ष वीरेंद्र मिश्रा जी, और अभी तक जुड़े थे हमारे साथ पूर्व संकायध्यक्ष प्रोफेसर राजेश शाह जी, डॉक्टर मुकेश गर्ग जी, उमा गर्ग जी, और भी बहुत से लोग हैं जिसका मैं, श्वेता शुक्ला जी, मैं सभी को अभिवादन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप लोग सब लोग जुड़े और इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। और पुनः हम पंडित चित्तरंजन जोशी जी को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। नहीं, अभी कार्यक्रम अंत नहीं है। नहीं, हमारे अर्चना मैडम है। नहीं, हाँ ठीक है। प्रणाम करता हूं, उनको पहले ही बोल दिया। नहीं, गुरुजी तो है, अर्चना मैडम से हम लोग 2 शब्द सुनेंगे। अभी रेवती जी बोलेंगे। मैं विभागाध्यक्ष महोदय की अनुमति से ये लेना चाहूंगी और हमारी पूज्य गुरुवर्या प्रोफेसर अर्चना दीक्षित जी से उनके आशीर्वचन के मैं शब्द सुनना हम चाहेंगे। मैं बहुत आग्रह पूर्वक आपसे ये विनती करती हूँ प्रोफेसर अर्चना दीक्षित जी से कि वे हमें आशीर्वचन के शब्द कहें। प्रोफेसर दीक्षित जी। आज डॉक्टर स्वरवंदना जी ने लेक्चर दिया, उसमें सर्वप्रथम तो उन्होंने जो रुइया हॉस्टल से शुरू करके पुरानी यादें जो याद करवाई है, एलडी गेस्ट हाउस याद किया और संस्कृत महाविद्यालय का और मालवीय भवन में होने वाले सब आचार्य महोत्सव हम लोगों ने किए हैं वो याद करवाया। और आजकल तो वो जो हम लोग के नए बिल्डिंग में भी जो अब वाद्य संग्रहालय बन गया है, उसमें बहुत प्रोग्राम हम लोगों ने किए थे और खूब मजा आता था, खूब अच्छी तरह से। और पटांगण में भी आपने रविशंकर जी याद किए, मुझको याद आ रहा है बाला सरस्वती जी का भी भरतनाट्यम हुआ था। और ये सितार वादक जो है अपने निखिल बैनर्जी, ओहो इतना सुंदर बजाए थे। तो ये सब टप्पा सम्मेलन हुआ था, तो यहाँ क्या क्या नहीं, बहुत सी चीज। टप्पा सम्मेलन में राजन मिश्र जी और साजन मिश्र जी बिल्कुल नए नए गायक उस समय उभर रहे थे। हमको एक क्षण के लिए याद आया था, बोलना भूल गए कि इस समय उनको याद करूं कि राजन जी ने कितने कितने मौकों पर कॉलेज में गाया, टप्पा सम्मेलन में भी गाया, फिर ओंकारनाथ जी की शताब्दी। आपने इतनी पुरानी स्मृतियां सब याद करवा दी और फिर आप अपने मतलब एक बार कॉलेज की सब ये पुरानी बात करने के बाद आप अपने विषय पर आ गई। और फिर ये भूपाली, देशकार, शुद्ध कल्याण और जय कल्याण, इनमें क्या क्या जरा जरा सा भेद है, वो सब बारीक बातें। और मुझको स्वरंदना जी के लिए एक बात खास कहनी है कि वो भावरन लगी पाक भाग पहला तो छप गया था, लेकिन भाग दूसरा में गुरुजी के जितनी बंदी गुरुजी गाते थे लिखना और उसकी क्या कहते हैं नोटेशन बनाना, और वो जब आए प्रेस के बाद उसको जांचना, ये सब मेहनत स्वरवंदना जी की है। और हम लोग उनको, मैं और दीक्षित जी कहते थे कि नोटेशन में इनसे ज्यादा कोई जानते नहीं। कभी कभी हम लोग को किसी के नोटेशन में लिखा हुआ पढ़वाना होता था तो मैं जाती थी कि स्वरंदना ये देखो हमने जो लिखा है नोटेशन एकदम सही है कि नहीं, क्या नहीं। तो इतना हम उनको नोटेशन के बारे में तो उनसे ऊपर किसी को मानते ही नहीं है, इतना उन्होंने काम किया है ये सब। तो आज छोटी छोटी बात जो गुरुजी कहते थे, उन्होंने, उनकी बेटी ने फिर से ये बात करके गुरुजी की भी याद करवा दी और हम बहुत खुश हैं। और विभागाध्यक्ष जी का और संकाय प्रमुख जी का सबका आभार मानती हूँ, देवतिक का सबका। और ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे प्रवचन करते रहे। हमने भी अपना प्रवचन देने का, कल ही मैंने इनके साथ बात की है कि मैं भी एक दूंगी, और वो जब आएगा समय तो संगीता जी बताएगी। धन्यवाद मैम, बहुत आभार। गुरुजी अगर कुछ बोलना चाहें, प्रोफेसर ज्योतिषी गुरुजी कुछ बोलना चाहें तो उनको
जी जी अवश्य। मैं हमारे गुरुवर प्रोफेसर चितरंजन ज्योतिषी जी से ये अनुरोध करती हूँ, सादर अनुरोध करती हूँ कि अगर हमें कुछ ये चित्र आ रहा है इसमें? जी आ रही है, चित्र नहीं आ रहा है, वीडियो आवाज नहीं, आ रही है, आवाज आ रही है, वीडियो नहीं है। और कहिए कहिए चित्तू भाई, चित्रंजन जी बोलिए, अच्छी आवाज आ रही है, आ रही। हेलो जी जी आ रही है, आ रही है। हाँ, सबको मैं सबको याद कर रहा हूँ और वंदना जी ने बहुत अच्छा राग के अंतर्गत पर बहुत सी विवेचना की उन्होंने, और वो उसका कारण है कि गुरु जी की जो शिक्षा थी उसको उन्हें बहुत ध्यान से उन्हें रखा है उसको, और उसका ये प्रभाव है कि वो इसको इस ढंग से रख सके। मैं सभी लोग को, मुझे रेवती जी ने भी फोन किया था, उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। अर्चना जी से भी, उनको भी देखा, तो ये सबको लोग जितने हैं सभी के प्रति मैं अपनी सद्भावना प्रकट करता हूँ, और बहुत अच्छा रहा आज का कार्यक्रम। धन्यवाद। सर का बहुत बहुत आभार। शारदा दीदी कुछ बोलेंगे? सब प्रणाम करना चाहती हूँ ज्योतिषी गुरु जी को, अर्चना मैडम को। मैंने कहा प्रणाम मैडम, पिछले बार आप जुड़ नहीं पाई थी और सर भी नहीं जुड़ पाए थे पिछली बार। पिछली बार भी जुड़ी थी, मैं पिछली बार भी जुड़ी थी। जुड़ी थी लेकिन आप कुछ बोल नहीं, शायद माइक वो उसमें मुझे वो म्यूट करना नहीं आया था, अब मैं सिर्फ गई। जी जी जी, तो मैं प्रणाम करती हूँ। मैं विभागाध्यक्षा महोदया प्रोफेसर संगीता पंडित जी से अनुरोध करती हूँ कि आज की इस व्याख्यान विषय में मुझे कुछ नहीं बोलना, इतना सुंदर, अद्भुत, अनुपम दीदी बोल रही थी। हम लोगों ने उनको समय के दायरे में बांध जरूर दिया था। हमसे उन्होंने पहले पूछा जब कि कितना समय मुझे मिलेगा, तो मुझे ये लग रहा था कि हम शायद 1 घंटा ही उनको दे पाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी परीक्षा चल रही है। तो ये एक बाध्यता हमारी थी, 3 बजे परीक्षा ओवर हो गई, और जिस समय बच्चे कुछ परेशानी होती तो अपलोड करते हैं, लेकिन ये हमारी जो ये प्यार से अधूरी रह गई। आगे आने वाले दिनों में भी आपको फिर से अनुरोध करेंगे कि हमारे इस तरह से ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन वाले ऐसे लेक्चर हमसे हम प्रभावित हो। ये हम आपको बहुत आभार करते हैं कि आपने हमारा ये निमंत्रण सहर्ष स्वीकार किया और हमेशा करती हैं। और जिस तरह से आपने हम लोगों को ये व्याख्यान बताया, जिस तरह से आपका ये व्याख्यान था, एक स्टूडेंट और हम लोग बराबर स्तर पे, जैसे रामशंकर जी ने कहा कि हमारा उद्देश्य ये नहीं था कि केवल वही लाभान्वित किया जाए, हम में से बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजों को रिवाइव करने की जरूरत है। तो जो हमारे मध्य गुरुजन है, जिनको हम कभी सुन नहीं पाते हैं, उनके ज्ञान का लाभ नहीं ले पाते हैं, तो इस उद्देश्य से इस लेक्चर को हम लोगों ने, इस लेक्चर का महत्व ज्यादा है, इसकी ग्रैंडियोर बहुत ज्यादा नहीं है। आपने देखा बहुत सादगीपूर्ण ये आयोजन है, तो लेक्चर की गुणवत्ता पर हमारा ध्यान केंद्रित है, बाकी चीजों को हमने थोड़ा कम इस बार ध्यान दिया है। तो मैं पुनः आभार प्रकट करती हूँ, और अद्भुत और अनुपम इतना कह सकती हूँ। हम दो वाक्य हम ये बोलना चाहते हैं कि एक तो प्रदीप भैया की स्मृति में कार्यक्रम है, उसका हमको हिस्सा बनाया, और संयोग से ये हमारे बापूजी का जन्म शताब्दी वर्ष है, तो उस उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उनके महाविद्यालय में, उनके कॉलेज में आकर के हमने जो कुछ उनसे पाया वो सबको बांटने का मौका मिला। क्या बात। और विशेष बात ये है कि असल में हमको मालूम है कि हम जो कहेंगे उसके हर वाक्य को, हर कण को सामने वाला सुन रहा है और समझ रहा है। इस तरह से राग समझाने के लिए हमको सामने कोई ऐसा मिले कि तब हम उसे राग समझाएं। अपने स्कूल कॉलेज के जो विद्यार्थी हैं उनको तो बहुत नपा तुला 2 आलाप 4 दान देकर के हाथ छोड़ देते हैं, कुछ नहीं समझा सकते इसके।
तो हमको ये विश्वास है आपने जितने लोग बैठे हैं चाहे 10, 20, 25 होगी सर 60 से मैम 60-70 से ऊपर लोग थे और सबने बड़े हर वाक्य को ग्रहण करने वाला था, इसका मुझे भरोसा था। इसलिए ये बोलते समय हमको बहुत अच्छा लगा कि हमने ऐसे समुदाय को बोला जिसका हर सदस्य इस चीज को समझ रहा है। इसलिए जी मैं दीदी बहुत आभार करती हूँ, बहुत बहुत आभार दीदी, बधाई आपको। हाँ शारदा, बहुत स्कूल से लेकर के इतने जोबन से लेकर के याद कर रहे हैं। यादें भी ताजा करा दी और बापूजी के सामने जो बैठ के हम लोग ने सीखा वो सब भी यादें जो है ताज़ी हो गई और आपने बहुत सुंदर ढंग से जो है समझाए बात को। इसके लिए बहुत बहुत दीदी आपको तुम सब ने अच्छे से सुना। इसके लिए शारदा तो स्कूल में हमारे साथ हमसे छोटी बहन से उसके क्लास में पढ़ी हुई है और संयोग से रेवती वीकेएम से तब निकल गई है जब वो एमएस में आ गई है, उसके बाद हम वीकेएम में गए। तो रेवती वहाँ की पूर्व छात्रा और उसके वर्तमान सदस्य हैं। जी दीदी, इसके साथ ही मैं बहुत आभार और आशीर्वाद देना चाहती हूँ अपनी शोध छात्रा राजश्री नाथ को कि उसने बड़े सुमधुर तरीके से इसका संचालन किया। बहुत अच्छे से उसने इसका संचालन किया और हमारी शिवानी चौरसिया जो इन सब के पीछे जो टेक्निकल कमान संभाले हुए है, जो यूट्यूब लिंक क्रिएट करना और जो एंट्री दे रही लोगों को, तो मैं उसका भी बहुत आभार और आशीर्वाद देती हूँ। और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि लेक्चर में हम लोग एक एक रिसर्च स्कॉलर को भी मौका दें ताकि उनकी भी बोलने की आदत हो, संचालन करने की आदत हो। तो ये भी एक उद्देश्य है। और ये है शिवानी। चलिए राजश्री को प्रिंट कर दीजिए एक बार। राजश्री प्रिंट कर दीजिए। राजश्री अच्छा बोले हो बच्चे। और जितने आभासी मंच का कार्यक्रम है ये सब ये नौजवान पीढ़ी ये संभालती है, हम लोग के बस का कुछ नहीं है। ये सब नए बच्चे ही इसको संभालते हैं। सबको बहुत बधाई और शाबाशी। राजश्री चली गई क्या? मैं हूँ। हाँ दिखाओ चेहरा देखे। बहुत सुंदर है। बहुत बहुत आशीर्वाद हो और ऐसे आगे अच्छा करिए। ये बहुत अच्छा गाती भी है, राजश्री नाथ बहुत अच्छा गाती भी है। प्रणाम मैम। ठीक है, इसके साथ ही मैं अनुमति चाहती हूँ राजश्री समापन करें। समापन की घोषणा करते हैं। आज का ये आभासी मंच में आज का ये कार्यक्रम अभी समापन की ओर चल चुका है। समाप्त कर देना अभी। हाँ, तो आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त हो रहा है। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हम लोग हमारा जो अगला लेक्चर है 24 जुलाई को प्रस्तावित है। 24 जुलाई को नाट्य शास्त्र उसका विषय होगा। नाट्य शास्त्र के ऊपर हमने प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी को इनवाइट किया है, तो उनका लेक्चर 24 जुलाई को। समय अभी पता नहीं, कार्ड बन जाएगा तो हम चर्चा करते हैं। ये